जो नए साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं मैं उसके लिए बता दूं, अगर आप लोग अभी तक रिवीजन स्टार्ट नहीं किए तो रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों को नई चीज़ बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं फिर से सभी वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो पढ़ लिए हैं उसी को सिर्फ रिवाइज करना है, नया चीज़ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये गलती आप लोगों को नहीं दोहराना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, आप 8 से 10 मिनट दीजिए या फिर 3 से 4 मिनट वीडियो को दीजिए दोस्तों, और 8 से 10 क्वेश्चन देखिए, आपको लग जाएगा किस तरह का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं बनेगा मैं उसका सोल्यूशन भी करूंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हो सकता है दोस्तों इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आपको पूछ ले या फिर इसी पैटर्न पे तो आपको पूछेगा ही। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोनों पर वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज्ड। द एटम ए इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स एंड एटम बी इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। द क्यूब, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए जो है वो क्यूब के कॉर्नर पर है और वहीं पे दोस्तों आपका वाई जो है वो कहाँ पर है? फेस पर है। हम लोग जानते हैं कॉर्नर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/8। ठीक है, क्योंकि एक एटम का मान होता है 1/8, वहीं पे दोस्तों आपका फलक का जो है 1/2 होता है। मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो 1/8 होता है कॉर्नर का और 1/2 होता है आपका फेस का। फेस होता है टोटल 6 और वहीं पे दोस्तों कॉर्नर होता है 8। ठीक है, तो 8 ये खत्म हो जाएगा तो टोटल आपका कितना बचा? ए, और वहीं पे दोस्तों बी, यहाँ 2 यहाँ 3 हो गया तो यहाँ पर कितना हो गया? B3, क्योंकि यहाँ पर 1/2 × 6 करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला निकालेगा जब तो दोस्तों आपका निकलेगा AB3। वीडियो लंबी बन जाएगी फिर। तो दोस्तों फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, AB3 आपका राइट आंसर होगा, यही आपका सूत्र निकलेगा। ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो फिर दोस्तों वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द समझ लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग हर बार आता है, ये जो मैं पहले बताया। अब देखिए यहाँ पर किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? विच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है, देखिए यहाँ भी 0.1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, अब आपको सिर्फ याद क्या रखना है, जैसे कि मोलर सबका सेम है, मोलर सबका सेम दिया हुआ है। अब आपको याद रखना है कि किसका सबसे ज्यादा क्वथनांक होता है एक वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, BaCl2। तो BaCl2 जो है इसका सबसे अधिक होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, क्योंकि 0.1 सब आगे सेम है, इसलिए BaCl2 सबसे अधिक होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइज इज रिलेटेड। तो आपको पूछ रहा है फैराडे के जो द्वितीय नियम है जिसको क्या कहते हैं? फैराडे सेकंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो दोस्तों आपका किससे संबंधित है ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से, विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो फैराडे सेकंड लॉ जो है, फैराडे द्वितीय नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटय के समतुल्य भार से। ये सब क्वेश्चन लगभग हर बार आता ही है। जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो हीलियम का मेन सोर्स क्या, मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट आपका राइट आंसर होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है। ये क्वेश्चन तो लगभग हर बार रहता ही है। आपको यहाँ पर पूछ रहा है NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल कितना होगा? तो आपको इसको निकालने का सिंपली फॉर्मूला है, आप सबसे पहले इसको घेर दीजिए। ठीक है, इसको घेरने के बाद मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप इसको घेर दीजिए, इसको घेर दिए और यहाँ पर देखिए चार्ज 0 है। अब Ni को मान लेंगे x और CO का हम लोग जानते हैं कितना होता है? चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो 0 पे कितना भी होल हो जाए, 4 है यहाँ पर तो 0 गुना 4 करेंगे तो 4 ही होगा और बराबर यहाँ पर चार्ज 0 है तो x से बराबर आपका क्या निकल गया? 0 होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी। ये क्वेश्चन लगभग ऑक्सीडेशन नंबर वाला हर बार आता है, ऑक्सीकरण संख्या वाला, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी इजी है और हर बार लगभग ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 6 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। जो क्वेश्चन इजी रहेगा मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ देखिए एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। देखिए 3 क्वेश्चन, एल्केन, एल्किन, अल्काइन, ये तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही बिहार बोर्ड में, इसलिए CnH2n होता है एल्किन का और वहीं पे अल्काइन का CnH2n-2 और वहीं पे अल्केन का CnH2n+2। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन इज CnH2n आपका है। ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? तो आपका पूछ रहा है आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में जो दिया हुआ है उसमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई यानी कि आइसोप्रीन मोनोमर है? तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर आपका राइट आंसर होगा, नेचुरल रबर। इसमें क्या है? आइसोप्रीन इकाई पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, कैल्शियम फॉर्मेट का स्तरवन करने पर प्राप्त होता है। द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। तो आपको पूछ रहा है जब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट का स्तरवन करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप यहाँ पर देखिए HCHO। तो जब हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट का स्तरवन करते हैं तो हम लोगों को HCHO प्राप्त होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग जरूर उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, प्रति की कोटि होगी। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकंड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है प्रतिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई दिया हुआ आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अब आपको पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, प्रतिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? 0, यानी कि प्रतिक्रिया की कोटि होगी 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल ओकर व्हेन। तो आपको पूछ रहा है सेल प्रतिक्रिया स्वतः कब होती है, अपने आप कब होने लगती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डेल जी नॉट ऋणात्मक है। तो आपका जब डेल जी नॉट ऋणात्मक होता है, यानी कि डेल जी नॉट जब नेगेटिव होता है, तभी आपका सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है? कोहरा यानी कि फोग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ। तो कोहरा जो है आपका वो कौन कोलाइडल सिस्टम है? तो दोस्तों 12 का जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रवों गैस में। द्रवों गैस में, यानी कि आप यहाँ पर ऑप्शन बी देखिए, लिक्विड इन गैस, ठीक है। लिक्विड इन गैस आपका राइट आंसर होगा, कोहरा जो आपका द्रवों गैस में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? विच वन ऑफ दिस डायमैग्नेटिक। तो इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा Ni2+, यानी कि ऑप्शन बी Ni2+ आपका राइट आंसर होगा। प्रतिचुंबकीय कौन है? Ni2+। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक? Ni2+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूरे वाले संकुलन जो आपका दिया हुआ FeH2O5NO SO4 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है। तो दोस्तों देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको घेरा लगा देना है, ठीक है। घेरा लगाने के बाद आप यहाँ पर देखिए SO4 में माइनस चार्ज होता है, ठीक है, -2, और Fe को हम लोग x मान लेंगे, तो Fe हो गया x, और H2O यानी कि एक्वा ये हो गया आपका 0, और NO को दोस्तों ये भी हो गया 0, और SO4 जो है वो है -2। तो -2 को जब हम लोग ये करेंगे तो बराबर यहाँ पर 0, क्योंकि चार्ज यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर देखिए x बराबर आपका निकला +2, ठीक है। ये अगर निकालने नहीं जानते तो दोस्तों आप लोग सीख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन बी +2, यानी कि ऑप्शन बी +2 इसका ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण अवस्था और ऑक्सीकरण संख्या ये दोनों चीज सेम होता है, ठीक है। तो आप लोग को इस पर कंफ्यूज नहीं होना, तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर OS कुछ भी आ जाए, ये दोनों चीज सेम होता है। तो इसका राइट आंसर +2 निकलेगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो अमोनिया को जो शुष्क किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी H2SO4, यानी कि सांद्र H2SO4 से किया जाता है। कॉन्क H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से अमोनिया को शुष्क ड्राइड किया जाता है, शुष्क किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका विटामिन सी है। विटामिन सी इज। तो विटामिन सी कौन सा अम्ल है आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी स्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि खा आपका राइट आंसर होगा स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो कौन सा चीज के द्वारा अंतर दिखाया जाता है ये तीनों डिग्रियों में? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, यानी कि ऑक्सीकरण विधि के द्वारा भी, विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा भी, और लुकोस परीक्षण के द्वारा भी। आप नीचे देखिए, ऑक्सीडेशन मेथड, लुकोस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, यानी कि ऑल, ये तीनों विधि के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग दिखाया जाता है, डिफरेंस दिखाया जाता है ये तीनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? विच वन इज द मोस्ट अल्केलाइन। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इनमें से सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? तो दोस्तों 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग देखिए CH3 CH3 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये सबसे ज़्यादा अधिक क्षारीय है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे बिहार बोर्ड का मैं सभी सिलेबस, यानी कि क्लास 12 का खास करके, ठीक है, ISC का आप देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट का दोस्तों लगातार मैं ऑब्जेक्टिव, VVI ऑब्जेक्टिव, टॉप सब ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। आप लोग जरूर देख लीजिएगा वो सबको, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं सारा चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगा, आंसर की से लेकर के सब कुछ, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होगा? यूजिंग इनेट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द कैथोड एंड एनोड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ रहा है, जब हम लोग सोडियम सल्फेट का, ठीक है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4, जब उस घोल को इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विक्षेपण करेंगे तो क्या होगा? कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि H2O2 आपका राइट आंसर होगा H2O2। तो आपको कैथोड पर मिलेगा H2 और वहाँ पे एनोड पे मिलेगा O2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है,
किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है जब किसी अर्ध जीवन काल ठीक अभिकारक के आरंभिक सांद्रण यानी कि शुरू में व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2, यानी कि 2 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 2 इसका राइट आंसर होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 जब व्युत्क्रमानुपाती होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, अभिकार आरंभिक सांद्रण के जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसका राइट आंसर होता है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपका, कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? विच एंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू अल्कोहल? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में जो कन्वर्ट करता है वो कौन सा एंजाइम है, ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जाइमेज। जाइमेज जो है आपका राइट आंसर होगा। यही जो है एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ठीक है, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बेंजीन में बोन NH2 समूह है, द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं आपका बेंजीन में C6H6 होता है, ठीक है, सूत्र उसका होता है। तो आपको पूछ रहा है कि बोन NH2 समूह उसमें क्या है, ऑर्थो है, डायरेक्टिंग है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जैसे कि ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर आपका ऑर्थो, यहाँ पर मेटा, यहाँ पर पारा। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है बोन NH2 जो है ये क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, ये दोनों है, क्योंकि यहाँ पर भी ये कनेक्ट होता है और यहाँ पर भी कनेक्ट होता है, ठीक है, तो ऑर्थो पारा दोनों है। ओ मम्मी पापा, इसका राइट आंसर है ऑर्थो मम्मी पापा, मतलब कि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। ऑर्थो और पारा ये दोनों जगह जुड़ा हुआ है, बाकी इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसका मैं ट्रिक बताया दोस्तों, ओ मम्मी पापा, ऑर्थो मम्मी है मतलब मेटा और पापा मतलब पारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है, द ऑर्डर ऑफ एस्टरीफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है अल्कोहल का जो ऑर्डर ऑफ एस्टरीफिकेशन है, एस्टरीफिकेशन यानी कि अल्कोहल के एस्टरीफिकेशन का क्रम है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है डिग्री, प्रायोरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो सबसे बड़ा 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री, ठीक है, अल्कोहल के एस्टरीफिकेशन में। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट NTP। तो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो दोस्तों 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर आपका राइट आंसर होगा। इतना होता है मोल का आयतन, कब? सामान्य ताप एवं दाब पर, यानी कि गैस एट NTP इज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? 2021 में तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन सा प्रभावित नहीं होता है टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इस बार, ठीक है। तो 25 दोस्तों राइट आंसर आपका क्या होगा? बी, मोललता। मोललता राइट आंसर होगा, यानी कि मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी जो है आपका नहीं होता है, सॉरी मोलालिटी जो है जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो आपका टेम्परेचर प्रभावित नहीं करता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। तो आयरन का जब हम लोग निष्कर्षण करते हैं, यानी कि जब एक्सट्रैक्शन करते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस स्लैगेज, तो जब हम लोग निष्कर्षण करते हैं आयरन का, तो वो जो धातुमल निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो 26 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, CaSiO3, CaSiO3 आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, लेंथेनॉइड संकुचन का अर्थ है। तो लेंथेनॉइड संकुचन का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयनिक त्रिज्या में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, यहाँ पर देखिए, ईथर की उपस्थिति में अल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड। तो जब हम लोग ईथर प्रेजेंट रहता है उस यानी कि ईथर की उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच जब प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया होती है, तो वो प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, कोल्बे प्रतिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईथर की उपस्थिति में जब भी हम लोग करेंगे अल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु की प्रतिक्रिया, तो उस प्रतिक्रिया को कहेंगे कोल्बे रिएक्शन, यानी कि कोल्बे प्रतिक्रिया। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए 28 क्वेश्चन लेके आया था। मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल पे आपको कराता हूं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जितना भी दिन है दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस चैनल पे कराने वाला हूं आगे आने वाले समय में, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।